So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture we have started with unit number 3, that is database access, and उसके अंदर हमने 3.1 complete किया था कि जिसके अंदर हमने देखा था the explanation related to ADO.NET, कैसे ADO.NET evolve हुआ और हमें ADO.NET की जरूरत क्यों पड़ेगी. And after that we have started with the topic that is 3.2, right, that is introduction about provider, adapter, रीडर, कमांड बिल्डर, इन शॉर्ट ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल, और जिसके अंदर हमने कनेक्टेड डिसकनेक्टेड पूरा आर्किटेक्चर देखा था with the help of diagram, and along with that we have also completed two objects, that is connection object and command object with their properties and methods, right? And obviously this particular unit is totally revision because VB.NET के अंदर same unit थे, same unit था. VB.NET के अंदर obviously it was unit number 5, right? और यहाँ पे it is unit number 3, लेकिन the topic are totally same. Theory is also totally same, और हम जैसे coding करते हैं वो भी हमने देखा कि वो भी same है. There is no difference, right? Alright. Now today first of all we will start with parameters object. Again I repeat, today first of all we will start with the object and the name of the object is parameter. स्टूडेंट्स yesterday हमने जो लेक्चर में देखा था इट वाज द कमांड ऑब्जेक्ट के, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हमें SQL क्वेरी फायर करनी है या फिर स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट करनी है ऑन सम टेबल, ऑन सम डेटाबेस, राइट, तो हमें वहां पे कमांड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी. एंड ऑब्वियसली इफ वी वांट टू फायर सम क्वेरी, राइट, अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, तो वहां पे हमें पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो अगर आपको कोई भी रिजल्ट ऐसा चाहिए, मतलब फिल्टर्ड रिजल्ट चाहिए बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, राइट, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे आइदर ऑफ द टू वेज यूज करने पड़ेंगे. या तो आप डायनामिक क्वेरी यूज कर सकते हो या फिर पैरामीटराइज क्वेरी यूज कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूजर के पास से कोई इनपुट लेते हो एंड अकॉर्डिंग टू द इनपुट दैट इज गिवन बाय द यूजर, अगर आपको SQL क्वेरी फायर करनी है, राइट, तो वहां पे आपको ये पैरामीटर ऑब्जेक्ट यूजफुल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि जो एडमिन है, राइट, एडमिन वांट टू सी द डेटा ऑफ द एम्प्लॉय, के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर कौन से एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली एडमिन को क्या एंटर करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट एंटर करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिपार्टमेंट वी विल फायर द क्वेरी ऑन द टेबल और हमें एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, राइट? गुड इनफ. नाउ अनदर एग्जाम्पल इज मे बी पॉसिबल कि एडमिन को ऐसा चाहिए कि पर्टिकुलर सिटी में कौन से एम्प्लॉयज रह रहे हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स कि किसके ऊपर हमें फिल्ट्रेशन करना है. अकॉर्डिंग टू दैट हम क्वेरीज के अंदर क्राइटेरिया फ्रेम कर सकते हैं एंड वी कैन असाइन दोज क्वेरीज टू कमांड ऑब्जेक्ट. एंड हमें पता है कि जब भी हम कोई भी क्वेरी कमांड ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं इट इज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग, राइट, बिकॉज द प्रॉपर्टी की जिसके अंदर वो जो क्वेरी असाइन हो जाएगी दैट इज कमांड टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट. दो वी आर स्पेसिफाइंग द क्वेरी जब हम CMD ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट इंटरनली वो कमांड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर असाइन हो जाता है, राइट. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. एंड अगर हमें फिल्टर रिकॉर्ड्स चाहिए तो हम ये स्ट्रिंग डायनामिकली बिल्ड कर सकते हैं, बट वी नो दैट इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच. Again, I repeat, dynamic query generation is not a good programming approach. See over here, मैंने यहाँ पे एक dynamic query generate की है. For example, see, CMD, deem CMD as new SQL command. This you already know, we have seen in last lecture, right? And after that, within double quotation, I have specified select asterisk from DBL employees where CT is equal to where CT. नाउ दिस वेयर सिटी इज द वेरिएबल कि जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू असाइन की है, राइट, और वो वेरिएबल का नेम मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है विद इन द क्राइटेरिया. और मैंने उसे कॉन्केटिनेट कैसे किया? ऑब्वियसली वी नो कि अगर हम कोई भी SQL क्वेरी के अंदर, राइट, वेरकेट डेटा टाइप की वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हमें सिंगल कोट एम्बेड करना पड़ेगा, राइट. सो फॉर दैट पर्पज हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दैट इज सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट, राइट. तो ये डबल कोटेशन किसके रिलेटेड है? यहाँ पे हमने जो ये डबल कोटेशन स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली ये डबल कोटेशन यहाँ पे एंड होगा बिकॉज आई वांट टू कॉन्केटिनेट द वैल्यू विच इज प्रेजेंट विद इन द वेयर सिटी वेरिएबल,
राइट। लेकिन जब हम इस हिसाब से राइट कोई वेरिएबल में से या फिर टेक्स्ट बॉक्स में से डायरेक्ट वैल्यू कॉन्केटिनेट करते हैं विद इन द क्वेरी, तो वहां पे हमें सिंगल कोटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, right? And for that purpose, this type of query is known as dynamic query. Again, I repeat, this type of query is known as dynamic query, कि जिसके अंदर ये where city के अंदर जो string होगी, राइट, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगी डायरेक्टली विद इन द क्वेरी, राइट। एंड फॉर दैट पर्पस यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी के अंदर वैल्यू एम्बेड होती है, इसीलिए दिस पर्टिकुलर डायनामिक क्वेरी जनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच। बिकॉज आप एज्यूम करो कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डायरेक्ट एम्बेड कर देंगे तो हैकर ये पर्टिकुलर वैल्यू तो कोई भी वैल्यू से रिप्लेस कर सकता है अलॉन्ग विथ समथिंग मैलिशियस कोड, राइट, कि जिसका यूज करके वो एसक्यूएल इंजेक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। और एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ काइंड ऑफ अ थिंग कि जिसका यूज करके हैकर विदाउट नोइंग एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट, वो डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। So that's why this type of query, that is dynamic query, is not considered as a good programming approach. So obviously we need some alternative, right? And so the alternative is, instead of dynamically building a query, right, we can use parameters. Again I repeat, अगर हम alternative चाहते हैं related to this dynamic query, right, तो हम वहां पे पैरामीटर्स कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। बिकॉज पैरामीटर्स आर जस्ट अ प्लेस होल्डर्स, हम वहां पे कोई भी वैल्यू डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करते, हम वहां पे क्वेरी के अंदर सिर्फ प्लेस होल्ड करके रखते हैं। एंड आफ्टर दैट हम पैरामीटर के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, एंड आफ्टर दैट दोज पैरामीटर्स आर कनेक्टेड विद द क्वेरी। मतलब हम क्वेरी के अंदर कोई भी डायरेक्ट डेटा पास नहीं करते हैं, वी आर जस्ट प्लेसिंग ओवर देयर वन प्लेस होल्डर के वो प्लेस होल्ड करके रखेगा कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। एंड पैरामीटर्स के अंदर हम ऐसे ही कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, वो अलाउ ही नहीं करेगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स कि क्यों हम ये पैरामीटराइज क्वेरी को ज्यादा सिक्योर कंसिडर करते हैं, राइट, बिकॉज वहां पे हम कोई भी डायरेक्ट डेटा पास नहीं करते, राइट। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 3 स्टेप्स कैसे हम ये पैरामीटराइज क्वेरी को यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, देयर आर 3 स्टेप्स कि कैसे हम ये पैरामीटराइज क्वेरी को यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली हमें एसक्यूएल कमांड इस हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा कि जिसके अंदर पैरामीटर्स हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमें पैरामीटराइज क्वेरी का यूज करना है तो वो एसक्यूएल कमांड के अंदर, राइट, वहां पे ऐसी क्वेरी होनी चाहिए कि जिसके अंदर पैरामीटर्स हो, राइट, गुड इनफ। सेकेंड स्टेप इज ऑब्वियसली जो पैरामीटर्स हमने एसक्यूएल क्वेरी के अंदर स्पेसिफाई किए हैं वो हमें एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने पड़ेंगे, राइट। सो दैट इज द सेकेंड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप इज कि जो एसक्यूएल पैरामीटर हमने यूज किए हैं, राइट, हमने डिक्लेयर किए हैं, वो हमें सीएमडी के, दैट इज एसक्यूएल कमांड के पैरामीटर्स प्रॉपर्टी के अंदर, मोर प्रिसाइज पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर असाइन करने पड़ेंगे, राइट। सो दीज आर द 3 स्टेप्स कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें पैरामीटराइज क्वेरी का यूज करना है, राइट। ऑलराइट, सो हियर इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली हमें एक ऐसा एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर पैरामीटर्स हो, एंड वी नो दैट व्हाट इज दैट पैरामीटर। ऑब्वियसली पैरामीटर्स आर जस्ट अ प्लेस होल्डर, और अगर हम एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एसक्यूएल कमांड के अंदर हम जो पैरामीटर यूज करेंगे, दोज पैरामीटर नेम विल बी प्रीफिक्स्ड विद @sign। अगेन आई रिपीट, एसक्यूएल, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द एसक्यूएल, राइट। एसक्यूएल के अंदर अगर हम पैरामीटराइज क्वेरी यूज करना चाहते हैं तो वो सारे पैरामीटर नेम, राइट, विल बी प्रीफिक्स्ड विद @sign, with @symbol, right? So that is the important thing you need to remember. अगर आप Oracle की बात करते हो तो वहां पे कॉलन यूज होता है @ की जगह, right? And obviously Microsoft Access के अंदर भी @sign ही यूज होती है, because obviously SQL Server and Microsoft Access both are the product of Microsoft, तो obviously same concepts वहां पे होंगे,
राइट। सो अगर हम एसक्यूएल कमांड फायर करना चाहते हैं तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर नेम होगा इट विल बी प्रीफिक्स्ड विद @sign. So you are able to see over here, see deem cmd as new SQL command, that is the we have declared the command object, and after that उसके साथ हमने यहाँ पे query embed की, और क्वेरी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो हमने where city is equal to @city यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. So over here this @city is the name of the parameter, and obviously after that we have to embed connection object, right? So first step is completed over here. हमने यहाँ पे पैरामीटर का ऑब्जेक्ट फ्रेम कर दिया, right? Now the second step, हमें यहाँ पे क्या करना है? Obviously we have to declare parameter object, right? So the second step is कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? पैरामीटर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे. So यहाँ पे हमने 3 स्टेटमेंट्स यूज किए हैं. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे हमने 3 स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, राइट? कि जिसके अंदर मैंने पहले तो पैरामीटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पैरामीटर नेम असाइन किया, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी असाइन की. बट इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? वी आर स्पेसिफाइंग cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, राइट? हम इस हिसाब से यूज करते हैं. उसके बाद पहले हम क्या करते हैं? डबल कोटेशन के अंदर फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर हम स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देते हैं. सो द थिंग्स के जो आप यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स के अंदर देख रहे हो, राइट? पहले तो पैरामीटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसके बाद पैरामीटर का नेम स्पेसिफाई करना, एंड वी विल असाइन द वैल्यू टू दैट पैरामीटर. ये 3 स्टेटमेंट हम ये सिंगल स्टेटमेंट का यूज करके अकम्प्लिश कर रहे हैं. सेम टास्क वी आर अकम्प्लिशिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट. सो आप इस हिसाब से पैरामीटर डिक्लेयर करो, या फिर आप एक्सप्लिसिटली 1 बाय 1 सारे पैरामीटर्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर नेम असाइन करके वैल्यू स्पेसिफाई करो. इट्स वन एंड द सेम. सो वी आर परफॉर्मिंग दिस टास्क. हम इस हिसाब से डायरेक्टली पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं, राइट? सो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेप 2 दैट इज डिक्लेयरिंग द पैरामीटर ऑब्जेक्ट, and along with that step 3 that is associating parameter object with command object, because इस हिसाब से associate होता है, right? cmd के parameters collection के अंदर ऐड करते हैं. मीन्स ये दोनों स्टेप हम एक साथ यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज करके परफॉर्म करते हैं, राइट? सो अगेन स्टूडेंट्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस हिसाब से वर्क करना है, बिकॉज देर आर मैनी डिफरेंट वेज कि कैसे हम पैरामीटराइज क्वेरी यूज कर सकते हैं, राइट? तो हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर भी करते हैं, उसे डेटा टाइप भी असाइन करते हैं, उसके अंदर वैल्यू भी असाइन करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो एडिंग दैट पर्टिकुलर पैरामीटर विद इन द पैरामीटर्स कलेक्शन ऑफ द कमांड, राइट? मतलब हम सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, राइट, एक साथ परफॉर्म करते हैं. लेकिन अगर आपको अलग अलग परफॉर्म करना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आप ये स्टेप्स का यूज कर सकते हो, राइट? ओके. सो स्टूडेंट्स, द थर्ड स्टेप इज, अगर हम ये स्टेप्स के हिसाब से चले, राइट? सो थर्ड स्टेप क्या होगा? जो पैरामीटर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, मोर प्रिसाइज पैरामीटर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, वो हमें cmd के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, राइट? और वो cmd के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर हम इस हिसाब से वो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, राइट? राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पैरामीटर ऑब्जेक्ट, कि जिसका यूज आप पैरामीटराइज क्वेरी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट? गुड इनफ. नाउ आफ्टर दैट another object that we will see is data reader object. Again I repeat, that is data reader object. And अगर हम SQL server database यूज करते हैं तो वहां पे हम जो क्लास यूज करेंगे that is SQL data reader क्लास, कि जिसका यूज करके हम एफिशिएंट मैनर के अंदर डेटा को रीड कर सकते हैं. एंड एज वी नो, एज द नेम सेज, इट इज जस्ट अ डेटा रीडर. तो ऑब्वियसली हम ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके वी विल नॉट एबल टू राइट द डेटा, right? And along with that there is some criteria related to this data reader object. It will only read in forward only direction. Again I repeat, it will only read the data in forward only direction, and that too in a sequential manner.
अगेन आई रिपीट दैट टू इन द सिक्वेंशियल मैनर, वो सिक्वेंशियल मैनर एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही डेटा रीड कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि ओके मैं सेकंड रिकॉर्ड पे हूं लेकिन मुझे फिर से फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करना है, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट इज द थिंग, दीज आर द क्राइटेरियाज के जो आपको यहाँ पे डेटा रीडर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कंसिडर करने हैं, राइट। ओके, इन शॉर्ट अगर आप कोई भी डेटा एक बार रीड कर लेते हो, राइट, देन यू कैन नॉट गो बैक टू दैट पर्टिकुलर डेटा अगेन, और आप फिर से उसे रीड नहीं कर पाओगे। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेमोरी के अंदर एट अ टाइम देयर इज ओनली अ सिंगल रो प्रेजेंट। अगेन आई रिपीट, मेमोरी के अंदर एट अ टाइम एक ही रो प्रेजेंट होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप एक बार फर्स्ट रिकॉर्ड से सेकंड रिकॉर्ड के ऊपर आ गए तो आप फिर से फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर नहीं जा पाओगे, राइट। एंड जब भी हम एसक्यूएल डेटा रीडर या फिर डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज हम वहां पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डीम डीआर एज एसक्यूएल डेटा रीडर। हम वहां पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, मीन्स वी आर क्रिएटिंग द रेफरेंस ऑफ डेटा रीडर। और एक्चुअल वो पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर, राइट, ऑब्जेक्ट कब असाइन होगा या फिर पॉइंटर कब असाइन होगा, जब हम एग्जीक्यूट रीडर मेथड को कॉल करेंगे तब। और एग्जीक्यूट रीडर मेथड कौन से ऑब्जेक्ट की है, ऑब्वियसली कमांड ऑब्जेक्ट की है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, राइट। सो दीज आर द क्राइटेरियाज विच आर रिलेटेड टू डेटा रीडर के जो आपको कंसिडर करने हैं, राइट। गुड इनफ। नाउ अगेन इफ इट इज अ क्लास तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, मेथड्स होगी, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फील्ड काउंट, राइट। व्हाट इट विल रिटर्न, हमें वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स रिटर्न करेगा कि जो पर्टिकुलर रो के लिए स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर के टीबीएल एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड सिटी, देयर आर 4 फील्ड्स, राइट। तो ये फील्ड काउंट के अंदर वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट हैज रोज, जो रोज मतलब जो क्वेरी हमने फायर की है, वो क्वेरी फायर होने के बाद डेटा रीडर के अंदर कोई रोज आई कि नहीं आई, मतलब कोई रो रीड करने के लिए है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स, वो हैज रोज प्रॉपर्टी से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट इज डेटा रीडर अभी क्लोज है कि ओपन है। इफ आई वांट टू डिटरमाइन दैट थिंग देन इज क्लोज्ड प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड, राइट। अगर इज क्लोज ट्रू है इट मीन्स कि डेटा रीडर क्लोज्ड है, राइट। नेक्स्ट इज रोज अफेक्टेड। रोज अफेक्टेड will always return -1 because data reader is created on the server. इसीलिए रोज अफेक्टेड हमेशा आपको -1 ही मिलेगा इफ एवरीथिंग इज गुड, राइट। नेक्स्ट इज आइटम प्रॉपर्टी। अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू चाहिए फ्रॉम द रो दैट इज सिलेक्टेड करंटली, तो मैं वहां पे ये आइटम प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। मीन्स आइटम प्रॉपर्टी विल रिटर्न मी द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम नेम, राइट। गुड इनफ। So these were the properties of data reader class. Now let's move on to the methods of data reader class. So the first method is read method. Obviously as the name says कि अगर हमें next record को read करना है तो वहां पे हम ये read method का use कर सकते हैं। Next is अगर हमें data reader को close करना है, and you have to remember it is compulsory to close data reader before closing the connection. जब हम con दैट इज con डॉट क्लोज लिखेंगे उससे पहले हमें dr डॉट क्लोज, एज्यूम के dr इज द नेम ऑफ द रेफरेंस ऑफ डेटा रीडर, तो हमें dr डॉट क्लोज यूज करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज db null। इफ आई वांट टू चेक कि पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू के अंदर नल है कि नहीं है, तो वहां पे मैं ये is db null मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट। तो इट विल रिटर्न मी वेदर इट इज null और नॉट। नेक्स्ट इज गेट स्कीमा टेबल, राइट। करंटली जो डेटा टेबल को हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट, उसके रिलेटेड उसका स्कीमा चाहिए। मीन्स आई वांट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, तो मैं ये पर्टिकुलर मेथड का यूज करके पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर या फिर टेबल का स्कीमा रिट्राइव कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट इज गेट नेम।
गेट नेम का मीनिंग क्या होगा? गेट नेम मीन्स आई वांट टू रिट्राइव द नेम ऑफ द फील्ड, लेकिन वो नेम ऑफ द फील्ड मुझे कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली आई हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि एम्प्लॉय नंबर is at 0 index, employee name is at 1, then salary is at 2 and city is at 3. तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि गेट नेम और पैरेंथेसिस के अंदर 1 लिखती हूँ, देन ऑब्वियसली इट विल रिटर्न मी एम्प्लॉय नेम विच इज द कॉलम नेम, राइट. नेक्स्ट इज गेट ऑर्डिनल. अगर मुझे पर्टिकुलर फील्ड का मतलब पर्टिकुलर फील्ड की पोजीशन चाहिए, राइट, फ्रॉम इट्स नेम, सो मैं यहाँ पे गेट ऑर्डिनल मेथड का यूज कर सकती हूँ. व्हाट आई विल राइट, फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय नेम की पोजीशन चाहिए, तो व्हाट आई विल राइट, गेट ऑर्डिनल एंड पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगी एम्प्लॉय नेम, देन ऑब्वियसली इट विल रिटर्न मी 1 बिकॉज इट इज एट 1 पोजीशन, राइट. गुड इनफ. Now, if I want to retrieve the type of particular field, then again it is possible with the help of two things. Either I can specify the index or I can specify the field name. Either of the thing I can use, right? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी that is get field type 0 या फिर get field type employee number, then it will return me integer. For example, assume करो कि आपने employee number को as an integer declare किया है, right? Good enough. Next is you want to retrieve the value of particular field. Then again there are many different ways to retrieve the value, right? So the first way is आप get और उसके साथ डेटा टाइप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एम्प्लॉय नंबर रिट्राइव करना है एंड आई नो कि एम्प्लॉय नंबर की डेटा टाइप है इन 32, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ गेट इन 32 और पैरेंथेसिस में 0 या फिर गेट इन 32 पैरेंथेसिस में एम्प्लॉय नंबर, राइट, तो मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट, अगर मुझे एम्प्लॉय नेम रिट्राइव करना है देन आई विल राइट गेट स्ट्रिंग पैरेंथेसिस में 1 या फिर गेट स्ट्रिंग पैरेंथेसिस डबल कोटेशन में एम्प्लॉय नेम, देन ऑब्वियसली इट विल रिटर्न मी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, राइट. सो दैट इज द वे कि जिसका यूज करके आप पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू रिट्राइव कर सकते हो. नेक्स्ट इज गेट वैल्यू फंक्शन भी है कि जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप वहां पे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स और विद द हेल्प ऑफ फील्ड नेम आप वैल्यू रिट्राइव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल राइट गेट वैल्यू एंड विद इन पैरेंथेसिस आई विल स्पेसिफाई 0, then it will specify the employee number of the particular row की जो currently अभी selected है, right? So that is related to get value. Now there is one another method कि जिसका यूज करके आप पूरी रो रिट्राइव कर सकते हो in the form of array, and that particular method is get values. Again I repeat, that particular method is get values की जिसका यूज करके आप entire row रिट्राइव कर सकते हो, मतलब entire row की values आप रिट्राइव कर सकते हो in terms of array, right? And the last and the most important method is next result, right? फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिकॉर्ड सेट से दूसरे रिकॉर्ड सेट के ऊपर स्विच ओवर करना है. फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि मैंने जब ये कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वहां पे मैंने 2 क्वेरी स्पेसिफाई की थी. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल डीपीटी सेमीकोलन सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, मतलब मैंने एक ही कमांड के अंदर 2 क्वेरी स्पेसिफाई की थी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. So this both the queries will be treated as 2 different record set. Again I repeat, this both the queries will be treated as 2 different record set. And obviously first कौन सा record set navigate कर पाएंगे which is related to TBL DEPT. So अगर पहले हम TBL DEPT में से 1 by 1 सारे records read कर रहे हैं and we reached at the last record, अब मुझे सेकेंड रिकॉर्ड सेट के ऊपर नेविगेट करना है, सेकेंड रिकॉर्ड सेट के ऊपर मुझे स्विच ओवर करना है, तो वहां पे मुझे ये नेक्स्ट रिजल्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा. मीन्स आई विल राइट dr.next result where dr is the reference of data reader, राइट? तो वो फर्स्ट क्वेरी के रिकॉर्ड सेट से वो सेकेंड क्वेरी के रिकॉर्ड सेट के ऊपर हमें स्विच ओवर करके दे देगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेथड्स ऑफ डेटा रीडर क्लास कि जो आपको कंसीडर करनी है, राइट? गुड इनफ. एंड दिस पर्टिकुलर क्लास दैट इज डेटा रीडर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. नेक्स्ट,
it is data adapter object. Again I repeat, it is data adapter object and it is a very important object because मैंने आपको बताया था कि if we want to connect between the connected and disconnected data part, more precise data provider and data set, वो दोनों के बीच में मुझे connection करना है, more precise वो दोनों को मुझे attach करना है, तो वहां पे मुझे एक bridge चाहिए, right? Again I repeat, वहां पे मुझे एक bridge चाहिए and that this data adapter object will act as a bridge between the data source and the data set. Again, I repeat, this data adapter object will act as a bridge between the data source and data set. Because data source कहाँ पे होगा? Obviously server के ऊपर होगा और data set कहाँ पे होगा? Obviously client memory के अंदर होगा. राइट सो दोनों के बीच में एक मीडियम चाहिए. सो दिस डेटा एडाप्टर विल एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन दोज टू एंटिटीज. राइट, गुड इनफ. अगेन एज इट इज अ क्लास तो उसकी प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है. सो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द कमांड. राइट, इट इज नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स कि हम डेटा एडाप्टर क्लास का यूज करके सिर्फ सिलेक्ट कमांड ही फायर कर सकते हैं. नो, इट इज पॉसिबल टू फायर अदर टाइप ऑफ कमांड टू, दैट इज इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी. राइट, वो तीनों क्वेरीज भी हम ये डेटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट का यूज करके फायर कर सकते हैं. राइट, सो फॉर दैट पर्पस अगर हमें क्वेरी के हिसाब से कमांड प्रॉपर्टी सेट करनी है तो हम ये सिलेक्ट कमांड वी विल यूज टू मींस वी विल यूज फॉर सिलेक्ट क्वेरी ताकि हम डेटा को रिट्राइव कर सके. अपडेट कमांड वी विल यूज टू अपडेट द डेटा एट द डेटा सोर्स. डिलीट कमांड इफ वी वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड from the data source, and insert command obviously if we want to add the data within the data source. So according to the type of query हम यहाँ पे command more precise properties use कर सकते हैं. And along with that there is one another property that is command type property, because हमें भी पता है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम जो कमांड फायर करना चाहते हैं राइट वो हमेशा SQL स्टेटमेंट ही हो. नो, इट्स नॉट द केस ऑल द टाइम. राइट, वहां पे हमें मे बी पॉसिबल कि स्टोर्ड प्रोसीजर फायर करने की जरूरत है. तो वी हैव टू एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म डेटा एडाप्टर कि भैया मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो क्वेरी नहीं है, वो SQL स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम है और तुझे उसे स्टोर्ड प्रोसीजर कंसीडर करके उसे पर्टिकुलर प्रोसीजर को रिट्राइव करके उसे एग्जीक्यूट करना है. राइट, सो एट दैट टाइम वी विल यूज दिस कमांड टाइप प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है टेक्स्ट, लेकिन अगर हमें स्टोर्ड प्रोसीजर फायर करनी है तो वहां पे हम वैल्यू यूज कर सकते हैं दैट इज कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड procedure. Right, good enough. Now there are 2 important methods of data adapter. Right, from that first method is fill method कि जिसका यूज करके हम डेटा सेट के अंदर टेबल फिल कर सकते हैं या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं we will able to populate data set object. Right, इन शॉर्ट अगर हमने सिलेक्ट कमांड मेथड मोर प्रिसाइज सिलेक्ट कमांड प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक सिलेक्ट क्वेरी लिखी है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL एम्प्लॉय, मतलब वो मुझे TBL एम्प्लॉय टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स रिट्राइव करके देगा. अब वो जो रिकॉर्ड्स रिट्राइव हो रहे हैं मुझे वो रिकॉर्ड्स कहीं पर तो स्टोर करने पड़ेंगे. वो स्टोर हम कहाँ पे करेंगे? डेटा सेट के अंदर करेंगे. तो अगर हमें डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल करना है विद द रिकॉर्ड्स दैट आर रिट्राइव फ्रॉम द डेटा स्टोर डेटा सोर्स, तो हम वहां पे ये फिल मेथड का यूज कर सकते हैं. राइट, एंड द सेकेंड मेथड इज अपडेट मेथड. राइट, हमने जो भी चेंजेस डेटा सेट के अंदर किए हैं विच विल बी एट द क्लाइंट साइड, वो सारे चेंजेस मुझे डेटाबेस के अंदर अपडेट करने हैं. तो वहां पे मैं ये अपडेट मेथड का यूज कर सकती हूँ. अगेन आई रिपीट, वहां पे मैं ये अपडेट मेथड का यूज कर सकती हूँ. राइट, so these are the 2 important methods which you need to consider related to data adapter class. Right, good enough. Now the another object is command builder object. Right, what is the purpose of this command builder object? As the name says, वो command build करके हमें देगा. Right, again I repeat, वो हमें कमांड बिल्ड करके देगा. और ये कमांड बिल्डर ऑब्जेक्ट हमें कब काम लगेगा? जब हम अपडेट मेथड फायर करेंगे. अगेन आई रिपीट,
जब हम डेटा एडाप्टर की अपडेट मेथड फायर करेंगे। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम अपडेट मेथड कब फायर करेंगे, अगर हमें जो चेंजेस हमने डेटा सेट के अंदर किए हैं वो चेंजेस हमें डेटाबेस में जाके अपडेट करने हैं। मतलब वी वांट टू मॉडिफाई द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट वी हैव मेड विद इन द डेटा सेट, राइट। तो हम वहां पे ये अपडेट मेथड फायर करेंगे, राइट। और अपडेट मेथड जब हम फायर करेंगे, इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस विच आर प्रेजेंट इन डेटा सेट टू डायरेक्टली टू द डेटाबेस। तो वहां पे हमें कोई चीज तो चाहिए कि वो हमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी ऑटोमेटिक जनरेट करके दे। एंड फॉर दैट पर्पस हम ये कमांड बिल्डर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, राइट। कि जो हमें डेटाबेस के अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए काम लगेगा। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर क्लास का नेम क्या होगा, एसक्यूएल कमांड बिल्डर क्लास होगा। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर वो प्रेजेंट होगा, राइट। विच विल ऑटोमेटिकली जनरेट्स सिंगल टेबल कमांड्स। वो ज्वाइंट कर क्वेरी क्रिएट नहीं कर सकता, इट कैन क्रिएट कमांड्स रिलेटेड टू दिस सिंगल टेबल, राइट। और जो भी सारे चेंजेस है डेटा सेट के अंदर वो हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो कमांड बिल्डर ऑब्जेक्ट इज यूज कि जब हमें डेटा सेट के अंदर जो चेंजेस है वो हमें रिफ्लेक्ट करने हैं डेटा बेस के अंदर, राइट। लेकिन ये कैसे क्रिएट करेगा, कमांड बिल्डर को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन से टेबल के अंदर चेंजेस करने हैं, उसे कौन सी क्वेरीज फायर करनी है, वो कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली डेटा एडाप्टर के अंदर जो सिलेक्ट कमांड जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से वो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज वो जनरेट कर देगा। अगेन आई रिपीट, डेटा एडाप्टर के अंदर जो सिलेक्ट कमांड प्रॉपर्टी है, राइट, वो सिलेक्ट कमांड प्रॉपर्टी का यूज करके मतलब उसके ऊपर से वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज वो जनरेट कर देगा, राइट। यू जस्ट ओनली हैव टू राइट टू स्टेटमेंट्स। अगेन आई रिपीट, यू जस्ट ओनली हैव टू राइट टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कि जिसका यूज करके हम एसक्यूएल कमांड बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उसके साथ हम डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट एसोसिएट करेंगे, राइट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज हम डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अपडेट मेथड फायर करेंगे और उसके अंदर हम वो डेटा सेट का ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे और वो टेबल स्पेसिफाई करेंगे कि जिसके रिलेटेड हमें वहां पे अपडेशन परफॉर्म करना है, राइट। एंड ऑब्वियसली सारी जो भी फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट हो जाए देन वी हैव टू डिसएसोसिएट बोथ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब डेटा एडाप्टर को हमें डिसएसोसिएट करना है विद कमांड बिल्डर, तो वहां पे हम ये डिस्पोज मेथड का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वहां पे हम ये डिस्पोज मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द कमांड बिल्डर ऑब्जेक्ट कि जो हम डेटा सेट के अंदर जो चेंजेस है वो हम डेटाबेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। ओनली द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज देयर आर टू स्टेटमेंट्स कि जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, राइट। सो द फर्स्ट इज कमांड बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके साथ डेटा एडाप्टर एसोसिएट करेंगे एंड द सेकंड इज डेटा एडाप्टर का यूज करके अपडेट मेथड फायर करेंगे एंड अपडेट मेथड के अंदर वी विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्पेसिफाई द डेटा सेट और वो डेटा सेट में से हमें कौन सा टेबल अपडेट करना है वो हमें वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड वंस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क देन वी हैव टू डिसएसोसिएट एसक्यूएल कमांड बिल्डर विद एसक्यूएल डेटा एडाप्टर और उसके लिए हम ये डिस्पोज मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, so students, this is all about command builder object. Now the next is data set object, right, and it is in the disconnected part, right। वो हमें पता है that ये जो डेटा सेट ऑब्जेक्ट है वो कौन से पार्ट में होगा, डिस्कनेक्टेड पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर और मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं डिस्कनेक्टेड पार्ट ऑफ ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। मतलब अब तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स पढ़े, राइट, वो सारे ऑब्जेक्ट्स वेर प्रेजेंट इन कनेक्टेड पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। Now we are starting with disconnected part of the architecture, right, and from that the object is data set.
right? Now what is data set? Obviously it is disconnected, right? वो disconnected part में है तो obviously हम उसे disconnected कहेंगे, and it is in memory representation of the data. Again I repeat, it is in memory representation of the data. In short, वो memory के अंदर, more precise, local machine की memory के अंदर वो present होगा, right? मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस है, राइट, उसका रेप्लिका क्रिएट करना है हमारे खुद के मशीन के ऊपर ताकि हम उसे एज अ लोकल कॉपी ट्रीट कर सके, राइट, तो वहां पे हम ये डेटा सेट का यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, वहां पे हम ये डेटा सेट का यूज कर सकते हैं, राइट. गुड इनफ. सो हम डेटा सेट कहाँ पे रखेंगे? हमारी मेमोरी के अंदर रखेंगे और वहां पे हम जो भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, अपडेशन करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट टू द डेटाबेस, राइट. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेटाबेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटाबेस. मतलब डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डेटा सेट के अंदर कुछ भी करें डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा until and unless we don't reflect those changes, right, back to the database, राइट. सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें बहुत सारे डेटा को मॉडिफाई करना है या फिर चेंजेस करने हैं या फिर उसे रिट्राइव करके उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, तो हम वो जो भी टेबल्स हमें अफेक्ट करने हैं वो सारे टेबल्स हम डेटाबेस में से रिट्राइव करके वी कैन ब्रिंग दोज टेबल्स इन द डेटा सेट. मीन्स इट विल एक्ट एज अ लोकल कॉपी. हमें जो भी चेंजेस करने हैं, मैनिपुलेशन करना है, सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है, हम वो डेटा सेट के ऊपर कर सकते हैं. And once we are completed with all the changes, once we have completed all the modifications, तो हम बाद में क्या कर सकते हैं? We can reflect those changes back to the central database, right? मतलब हम central database को वो particular changes से update कर सकते हैं, right? So that is the thing. इसीलिए हम इसे डिसकनेक्टेड पार्ट कहते हैं बिकॉज उसे डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है. इसीलिए तो अब तक हमने जितने भी क्लासेस देखे ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या था, हम कौन सी नेम स्पेस में से रिट्राइव करते हैं, दैट नेम स्पेस इज पर्टिकुलर टू द डेटाबेस, स्पेसिफिक डेटाबेस, दैट इज system.data.sql क्लाइंट. अगर हम SQL सर्वर डेटाबेस के साथ डील करते हैं, system.data.oracle क्लाइंट, अगर हम Oracle डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं. सो अब तक हमने जो कनेक्टेड पार्ट के जो भी हमने क्लासेस देखे वो सारे क्लासेस वेर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक डेटाबेस, बट दिस डेटा सेट इज अ जेनेरिक क्लास, राइट. वो कोई भी डेटाबेस के रिलेटेड नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी डेटाबेस यूज कर रहे हो, SQL डेटाबेस में से आप रिट्राइव करके ला रहे हो या फिर Oracle डेटाबेस में से रिट्राइव करके ला रहे हो या फिर Excel फाइल में से रिट्राइव करके ला रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इट इज अ लोकल कॉपी, इट इज जस्ट एन इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. इसीलिए ये डेटा सेट का ऑब्जेक्ट, मोर प्रिसाइज डेटा सेट क्लास इज प्रेजेंट इन system.data namespace. अगेन आई रिपीट, ये डेटा सेट क्लास कौन सी नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है, इट इज प्रेजेंट इन system.data namespace. उसके बाद SQL क्लाइंट या फिर Oracle क्लाइंट कोई भी डिफरेंट नेम स्पेस की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस डेटा सेट इज अ जेनेरिक क्लास, राइट. वो जनरलाइज है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओनली द थिंग इज दैट वहां पे कोई वैलिड डेटा सोर्स में से आपको डेटा रिट्राइव करके डेटा सेट के अंदर लोड करने हैं. अब कौन सा डेटा सोर्स है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेवलपर कि उसको कहां से वो डेटा लाने हैं, राइट. So that is the thing that I have specified over here, that it is available in system.data namespace, right. Along with that, हमें एक और चीज कंसिडर करनी है, that data set object can contain collection of data tables. Again I repeat, data set object can contain collection of tables, relationships and constraints. ये 3 थिंग्स का कलेक्शन है. उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक डेटा सेट के अंदर हम एक ही टेबल वहां पे प्लेस कर सकते हैं. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. हम एक डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल्स प्लेस कर सकते हैं. वो टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स है, फील्ड्स है, उसके ऊपर हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. एंड अलोंग विद दैट
अगर वहां पे एक से ज्यादा टेबल है तो वो टेबल्स के बीच में इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप देन दैट इज आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सेट ऑब्जेक्ट, राइट? सो दीज आर द थ्री कलेक्शंस कि जिसके ऊपर से ये डेटा सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट? गुड इनफ. सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है डेटा सेट के अंदर, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होगा? ऑब्वियसली डेटा सेट है तो वो डेटा टेबल के साथ एसोसिएटेड होगा, डेटा कॉलम, डेटा रो, कंस्ट्रेंट्स एंड डेटा रिलेशन. दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स के जो हम डेटा सेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम डेटा सेट की बात करें देन इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल एंड डेटा रिलेशन. अगेन आई रिपीट, अगर हम डेटा सेट की बात करें देन इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल एंड डेटा रिलेशन. एंड अगर वो कलेक्शन में से हम एक डेटा टेबल कंसीडर करें देन दैट पर्टिकुलर डेटा टेबल इज मेड अप ऑफ डेटा रो एंड डेटा कॉलम. अगेन आई रिपीट, वो पूरे कलेक्शन में से अगर हम एक डेटा टेबल की बात करें देन इट इज मेड अप ऑफ डेटा रो एंड डेटा कॉलम. एंड constraints are associated with data column because they are associated with the fields of the table, right? इसीलिए constraints की अगर हम बात करें then they are associated with data column of the table, right? So जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही मैंने यहाँ पे in terms of diagram एक्सप्लेन किया है, right? See, as I have already told, data set is a collection of more than one data tables. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 data table place किए हैं. If we consider one data table, then it is a collection of data rows and data columns, right? Again, अगर हम ये second table की बात करें, then again this particular data table is a collection of data rows and data columns. और data columns के साथ हम constraints उसके साथ associate कर सकते हैं, right? So data set is a collection of data tables. One data table is made up of data rows and data columns. Data table के अंदर कौन कौन सी things हो सकती है? Rows, columns, table name, primary key property, ये सारी properties उसके साथ हो सकती है. And उसमें से अगर हम data column की बात करें तो column की name, data type and allow db null, ये properties data column के साथ हो सकती है, राइट? बिकॉज कॉलम को ऑब्वियसली हमें नेम एंड डेटा टाइप देने की जरूरत पड़ेगी एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो नीड टू स्पेसिफाई वेदर इट विल अलाउ नल वैल्यू और नॉट. अगर हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं इन द डिजाइन व्यू तो यही फील्ड्स होती है, सॉरी यही कॉलम्स होती है. पहले हम फील्ड नेम स्पेसिफाई करते हैं, डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं एंड वहां पे चेक मार्क्स होते हैं, राइट? कि जिसके अंदर हमें स्पेसिफाई करना है दैट वेदर दिस पर्टिकुलर कॉलम मे कंटेन नल वैल्यू और नॉट, right? So this is the pictorial representation of the data set, right? Good enough. So this is another way to represent data set class, right? अगर आप यहाँ पे देखो then first top level पे क्या है? Data set है, right? Now this data set is connected with two different things, data table collection and data relation collection. Again, I repeat, this data set is connected with two different things, data table collection and data relation collection. अगर हम ये data table collection में से एक table consider करें, right? Then this data table is related to data columns collection, data rows collection and constraints collection. और ये particular collection में से we can retrieve single data column, data row and constraint. And if we talk about data relation collection, तो डेटा रिलेशन कलेक्शन में से भी हम सिंगल डेटा रिलेशन रिट्राइव करके कोई भी टेबल्स के साथ उसे एसोसिएट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज अनदर वे टू पिक्टोरियली मीन्स डायग्राम का यूज करके आप कैसे डेटा सेट क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज द सेकेंड वे, राइट? गुड इनफ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेटा रिलेशन ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी अभी यहाँ पे डेटा सेट के अंदर देखा, राइट? सो अगर हम डेटा रिलेशन ऑब्जेक्ट की बात करें, राइट, देन ऑब्वियसली एज द नेम सेज हम ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्यों यूज करेंगे? टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा सेट.
सॉरी विद इन द डेटा सेट, सॉरी, अगर हमें डेटा सेट के अंदर बिटवीन द टेबल्स राइट रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो वहां पे हम ये डेटा रिलेशन ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। और वो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे? सो हियर इज एन एग्जांपल, राइट? डीम डेटा आर एज न्यू डेटा रिलेशन, मतलब मैंने यहाँ पे डेटा आर डेटा रिलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट? उसके बाद फर्स्ट वैल्यू या फिर फर्स्ट पैरामीटर जो मुझे स्पेसिफाई करना है दैट इज द रिलेशनशिप नेम, और मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप नेम क्या स्पेसिफाई किया है? दैट इज DEPTEMP विद इन डबल कोटेशन कॉमा। सेकेंड पैरामीटर में क्या पास करूंगी? ऑब्वियसली द फील्ड ऑफ द मास्टर टेबल विच इज प्रेजेंट इन द डेटा सेट। सो डेटा सेट में से टेबल्स कलेक्शन में से मास्टर टेबल इज द DEPT टेबल, उसकी जो भी कॉलम्स है उसमें से जो ये रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगी दैट कॉलम इज डिपार्टमेंट नंबर, राइट? कॉमा। अब मुझे थर्ड पैरामीटर स्पेसिफाई करना है विच इज द चाइल्ड टेबल, राइट? सो अगेन डेटा सेट में से जो टेबल्स कलेक्शन है उसमें जो EMP टेबल है वो पर्टिकुलर टेबल में से जो भी कॉलम्स है उसमें से कौन सी कॉलम पार्टिसिपेट करेगी विद इन दिस पर्टिकुलर डेटा रिलेशन? दैट इज अगेन DEPT NO एंड parenthesis ओवर। सो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स की जो हम डेटा रिलेशन क्लास क्रिएट मतलब डेटा रिलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के वक्त हम यूज करेंगे। दैट इज रिलेशनशिप नेम, column of the parent table and column of the child table which will participate within the relationship, right? एक बार इस हिसाब से ये डेटा रिलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हमें उसे क्या करना है? डेटा सेट के अंदर रिलेशंस कलेक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है ताकि डेटा सेट को भी पता चले कि ओके मेरे ये जो दो टेबल्स है उसके बीच में इस हिसाब से ये पर्टिकुलर कॉलम का यूज करके रिलेशनशिप क्रिएट की गई है। इसीलिए हमें यहाँ पे डेटा सेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिलेशंस कलेक्शन है उसके अंदर हमें ये डेटा रिलेशन का ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, राइट? ताकि उसे पता चले, राइट? So students, this is all about the data relation object, right? Good enough. Now the last object is data view object, right? व्यू डेटा व्यू हम क्यों यूज करेंगे? जैसे हम डेटाबेस के अंदर टेबल पे से व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, लाइकवाइज डेटा टेबल पे से हम डेटा व्यू क्रिएट कर सकते हैं विद इन द डेटा सेट। अगेन आई रिपीट, डेटा टेबल पे से हम डेटा व्यू क्रिएट कर सकते हैं विद इन द डेटा सेट। और हम ये डेटा व्यू क्यों क्रिएट करेंगे? अगर हमें शॉर्टिंग करना है, फिल्ट्रेशन करना है, सर्चिंग करना है, एडिटिंग करना है, नेविगेशन करना है तो हम ये डेटा सेट के अंदर जो भी डेटा है उसके ऊपर से हम ये डेटा व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये सारी फंक्शनैलिटीज हमने VB.NET के अंदर डेटा व्यू का यूज करके की थी, राइट? ओके, सो ऑब्वियसली ये डेटा व्यू ऑब्जेक्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा? कस्टम व्यू ऑफ द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर 4 फील्ड्स है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। अब मुझे सारे रिकॉर्ड्स सारे एम्प्लॉयज को नहीं दिखाने हैं, मुझे सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट को अकाउंट डिपार्टमेंट के डेटा दिखाने हैं, राइट? तो मैं वहां पे उस हिसाब से वर्क कर सकती हूँ, उस हिसाब से मैं कस्टम व्यू क्रिएट कर सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया कि जिसके ऊपर से मुझे जो सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए तो मैं उस हिसाब से डेटा व्यू क्रिएट कर सकती हूँ ताकि एडमिन डिपार्टमेंट को सिर्फ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के डेटा दिखे। फिर उसके ऊपर अगर मुझे शॉर्टिंग करना है, दूसरा फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? सो फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली डेटा व्यू क्लास का नेम होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो इट्स ओवर हियर दैट इज डीम DV एज न्यू डेटा व्यू। किसके ऊपर से मुझे ये डेटा व्यू क्रिएट करना है? डेटा सेट में जो टेबल्स कलेक्शन है वो टेबल्स कलेक्शन में जो EMP टेबल है उसके ऊपर से मुझे ये डेटा व्यू ऑब्जेक्ट DV क्रिएट करना है, राइट? अब अगर मुझे उसके ऊपर फिल्ट्रेशन के हिसाब से डेटा व्यू क्रिएट करना है तो उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। अगेन आई रिपीट, उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट इज रो फिल्टर। रो फिल्टर विल एक्ट एज अ वेयर क्लॉज।
अगेन आई रिपीट, रो फिल्टर विल एक्ट एज अ वेयर क्लॉज। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, राइट, कि हम वहां पे वेयर क्राइटेरिया, वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं कि एडमिन डिपार्टमेंट को मुझे सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट के डेटा दिखाने हैं। सेकंड क्राइटेरिया, अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स ही डेटा व्यू में रखने हैं कि जिसके एम्प्लॉय नंबर इज बिटवीन 6 एंड 10, अगेन आई रिपीट, जिसके एम्प्लॉय नंबर इज बिटवीन 6 एंड 10, तो मैं dv डॉट रो फिल्टर इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैं वो क्राइटेरिया लिख सकती हूँ, दैट इज एम्प्लॉय नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड एम्प्लॉय नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10। सो 6 से लेके 10 तक के जो भी एम्प्लॉय नंबर्स है उसी के रिकॉर्ड्स ये डीवी के अंदर मुझे मिलेंगे, दैट इज डेटा व्यू के अंदर मुझे मिलेंगे। लाइकवाइज अगर मुझे एम्प्लॉय नेम के ऊपर करना है, देन दिस इज द क्राइटेरिया। रो फिल्टर प्रॉपर्टी तो है ही, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हम ABCXYZ, दैट इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय की जिसका रिकॉर्ड हमें चाहिए, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू शॉर्टिंग। अगर मुझे शॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑन द रिकॉर्ड्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द डेटा व्यू, अगेन इट इज वेरी इजी। हम ऑर्डर बाय क्लॉज जैसे क्वेरी के ऊपर करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे डेटा व्यू की शॉर्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। कैसे? dv डॉट शॉर्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर कॉलम नेम। अगर एक कॉलम है वेल एंड गुड, अगर मोर देन वन कॉलम है देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट। सी ओवर हियर, हियर इज द एग्जांपल, dv डॉट शॉर्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर s नेम दैट इज स्टूडेंट नेम कॉमा रोल नंबर। इन शॉर्ट अगर स्टूडेंट नेम सेम है तो सेकंड क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा, दैट इज रोल नंबर के हिसाब से वो शॉर्टिंग कर देगा। एंड बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है, लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, अगेन dv डॉट शॉर्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर s नेम DESC, again I repeat s name DESC, right? Good enough. And there is one method of data view class, again I repeat there is one method of data view class which is a find method कि जो हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी फील्ड के ऊपर ये फाइंड मेथड यूज करोगे वो पर्टिकुलर फील्ड शॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट। इसीलिए हम कोई भी फाइंड मेथड यूज करेंगे उससे पहले हम शॉर्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, राइट। सो हियर इज एन एग्जांपल, सी डीम POS एज इंटीजर, राइट, पोजीशन रिटर्न करेगा। dv डॉट शॉर्ट एम्प्लॉय नेम के ऊपर हमने शॉर्टिंग किया एंड आफ्टर दैट dv डॉट फाइंड मैंने पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम फाइंड करने के लिए फाइंड मेथड को दिया। तो अगर एम्प्लॉय नेम मिलता है मतलब ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा, एल्स इट विल रिटर्न -1 अगर उसे वहां पे कोई भी मैच नहीं मिलता है तो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वहां पे सारे रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय नेम के हिसाब से शॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, राइट। राइट, so students, this is all about this ADO.NET object model and it is the completion of topic 3.2 of your syllabus, right, कि जिसके अंदर हमने ये इस हिसाब से, right, पूरा ADO.NET object model देखा, सारे क्लासेस देखे, उसकी प्रॉपर्टीज, मेथड्स, सारी चीज हमने देखी, right? Good enough? So I think it's enough for today's lecture. अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ लो। आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।